Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the US के टैरिफ इंक्रीज करने के अगेंस्ट में इंडिया के कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान के बारे में है। आने वाले समय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक एक्शन प्लान है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा जो हमारे उन सेक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिनके ऊपर मेजरली इम्पैक्ट है वो हुआ है टैरिफ इंक्रीज का। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वो एरियाज हैं जहाँ पे लेबर इंटेंसिव वर्क है वो हुआ करता है। लेबर इंटेंसिव वर्क हुआ करता है डेट मीन्स कि आप देखिए कि मोर जो पर्सन है वो उस वर्क के अंदर में उनका इंगेजमेंट है। टैरिफ इंक्रीज हुआ है डेट मीन्स कि इंडियन प्रोडक्ट है वो हायर प्राइस के अंदर में यूएस में अवेलेबल रहेगा तो उसका जो डिमांड है वो रिड्यूस होगा। डिमांड रिड्यूस होगा तो लेबर इंटेंसिव वर्क के अंदर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको निकाला जा सकता है उनके जॉब से क्योंकि लेस प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट एमएसएमई का सेक्टर है, वहाँ पे भी आप देखिए कि लेस नंबर ऑफ पर्सन है उस वर्क के अंदर में इंगेज हुआ करते हैं। अब उनके अगर प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो नहीं रहेगा तो वहाँ पे उनका जो वर्क है वो भी क्लोज हो सकता है। इन सभी सेक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड है वो करना है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा 3 टर्म के बेसिस के ऊपर में। शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर में इनको जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो यहाँ पे देना है। मीडियम टर्म के बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि जो अल्टरनेटिव एरियाज हैं उनको यहाँ पे सर्च करना है कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो हम कैरी आउट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इंडियन प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के अंदर में कम्पिटिटिव लेवल के रूप से हमें जो सेटअप है वो करना है जिससे कि कंटिन्यूस हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का आने वाले समय के अंदर में एक प्लान है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए हमारे जो पीएम सर हैं चाइना का जो सिटी है तियानजिन वहाँ पे गए थे। तियानजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना जो है जो कि येलो सी का एक एक्सटेंडेड एरिया है उस वाटर बॉडी के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है तियानजिन नाम का जो सिटी है। एससीओ का जो समिट वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला था उसी के साइडलाइन के अंदर में इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं वो मिले हैं हमारे बायलेटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में। हमारे रिलेशंस के अंदर में क्या यहाँ पे अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा प्रॉब्लम्स हैं या जो कंसर्न्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे जो इंडिया चाइना के जो रिलेशन है उसमें बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज के जो क्लेम हैं वो हुआ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 2020 के समय जो गलवान वैली का जो एरिया है वहाँ पे क्लैश होता है, उसके बाद में हमारे जो फोर्सेज हैं कंटिन्यूस एक दूसरे के अगेंस्ट पे वहाँ पे सिचुएशन में थे। अभी उन्हीं सिचुएशंस को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में, पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में ये जो डिस्कशन है वो किया गया है लीडर्स के द्वारा। लास्ट ईयर 2024 के समय कजान का वो एरिया है कहाँ पे है, ब्रिक्स का मीटिंग अटेंड हुआ था, सॉरी ब्रिक्स का मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था और कजान जो है वो रसिया में सिचुएटेड है, वहाँ पे भी हमारे लीडर्स मिले थे। उसके बाद में कंटिन्यूस पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एग्जिस्टेंस में लाया गया है बॉर्डर एरिया के अंदर में। बायलेटरल जो ट्रेड है, बायलेटरल रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने का जो कोशिश है वो किया गया। अब क्या यहाँ पे जो डिस्कशन है वो हुआ है, कौन से बेसिस के ऊपर में इम्प्रूवमेंट करने के बारे में कहा गया कि हमें जो पीपल टू पीपल टाइज हैं, जो हमारे पीपल टू पीपल टाइज हैं उनको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, जो ऑलरेडी इंडिया और चाइना के एग्जिस्ट हैं वो किया करते हैं। सेकंड, आप देखिए कि यहाँ पे कहा गया कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनको फिर से जो रिज्यूम है वो किया जाए, जो इंडिया और चाइना का जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनको फिर से रिज्यूम किया जाए। 2020 का जो क्लैश है उसकी वजह से उनको रोक दिया गया था और उससे पहले आप देखिए कि जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ था उस वजह से भी जो डायरेक्ट फ्लाइट है चाइना के साथ में उनको स्टॉप है वो किया गया था। वीज़ा फैसिलिटेशन प्रोसेस है उसको स्पीडी वे के अंदर में कैरी आउट किया जाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा जिसके रिगार्डिंग में अभी हमारे काफ़ी सारे जो पिलग्रिमेज हैं उनका विजिट हुआ था वहाँ पे, तो उसको भी हम यूज करते हुए जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे बेटर हैं वो कर सकें। बट इंडिया का क्या कुछ कंसर्न है चाइना के रिगार्डिंग में? इंडिया का एक तो आप देखिए कि जो मेजरली जो कंसर्न है वो बॉर्डर डिस्प्यूट का है। सेकंड, अगर हम बायलेटरल ट्रेड के बारे में डिस्कस करें तो हमारा जो ट्रेड है वो चाइना ओरिएंटेड ज़्यादा है। चाइना ओरिएंटेड मीन्स कि चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर में मेजरली हुआ करते हैं।
तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट को हम कैसे यहाँ पे डील करेंगे, तो ये हमारा एक यहाँ पे कंसर्न है कि चाइना के जो मोर प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे तो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है, जो हमारा स्वदेशी जो मंत्रा गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रमोट किया गया है रिसेंटली टैरिफ इंक्रीज होने के अगेंस्ट में, तो उसको भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। अभी मन की बात प्रोग्राम में भी पीएम सर ने स्वदेशी मंत्रा है उसी को मेंशन किया गया कि हमें जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने का ज़रूरत है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो कितना है स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि हम काफ़ी बार बॉर्डर के बारे में रीड करते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो लद्दाख का एरिया है जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो सिचुएटेड है, वहाँ पे भी 2 डिफरेंट लाइन्स हैं। एक लाइन है जॉनसन लाइन है, एक मैकडोनाल्ड लाइन है, दोनों कंट्री अलग अलग लाइन है उसको कंसिडर है वो किया करते हैं। जो मिडिल सेक्टर का पार्ट है इंडिया चाइना का बॉर्डर के रिगार्डिंग में, वो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ स्टेबल पार्ट है, बट वहाँ पे ही अभी जो लीपू लेक के थ्रू हमने ट्रेड को इम्प्रूव करने के बारे में कहा था, नेपाल उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है। नेपाल ने 2019 के समय 3 ऐसे एरिया हैं, 3 ऐसे एरिया कौन से हैं, एक है लीपू लेक है, एक है लिम्पियादूरा, एक है काला पानी। काला पानी याद रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो काला पानी है वो अंडमान निकोबार में होगा, वहाँ पे काला पानी का सजा हुआ करता था क्योंकि वहाँ से जब प्रिजनर बाहर निकलता था तो चारों तरफ पानी दिखता था और उसका जो कलर का अपीयरेंस होने की वजह से उसको काला पानी बोला करते थे। यहाँ पे जो जगह है वो उत्तराखंड के अंदर में है जिसपे नेपाल अपना क्लेम है वो किया करने लगा है 2019 के समय से। तो मिडिल सेक्टर है वो वन काइंड ऑफ स्टेबल है। फिर स्टूडेंट्स ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया चाइना के बॉर्डर है उसको क्रिएट करता है। चाइना का जो डैम कंस्ट्रक्शन है उसको इंडिया चैलेंज करता है कि उसकी वजह से हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का फ्लो है उसको इम्पैक्ट हो सकता है, इकोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। और उसके अलावा भी हमारे कंसर्न है कि जो डेफिसिट का जब समय रहेगा समर के अंदर में तो काफ़ी कम वाटर है वो इंडिया वहाँ पे रिसीव करेगा। फिर अगर हम बात करें एससीओ के मीटिंग के दौरान में सभी जो लीडर्स हैं उनके साथ में भी डिस्कशन किया गया है हमारे पीएम सर के द्वारा। म्यांमार के साथ में भी डिस्कशन किया गया। म्यांमार आप देखिए कि वैसे तो इनवाइट ही था एससीओ के अंदर में, उसका मेंबर है वो नहीं है। म्यांमार के साथ में डिस्कशन में बताया गया कि हमारा एक्ट ईस्ट का जो पॉलिसी है जो 2014 के समय हम एक्ट ईस्ट का पॉलिसी लेके आए थे, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अल्टीमेट एम क्या था कि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, उसके थ्रू हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में अपने रिलेशन हैं उनको बूस्ट करें। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पिलर है म्यांमार। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे फार ईस्ट के अंदर में जो स्टेट्स हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में पालधान प्रोजेक्ट भी हम चलाते हैं, सितवे पोर्ट है उसके थ्रू कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो इंडो पैसिफिक का भी जो हमारा यहाँ पे एक जो कनेक्टिविटी का जो इनिशिएटिव है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है म्यांमार। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एससीओ का जो आउटकम रहेगा उसमें टेररिज्म है उसको इंक्लूड किया जाए क्योंकि बोथ कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना बोथ कंट्रीज हैं जिन्होंने टेररिज्म है उसको फेस किया है। ये यहाँ पे पीएम सर के द्वारा मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप देखिए कि झेलम का जो नदी है, कौन सा रिवर है स्टूडेंट्स, झेलम है। झेलम वहाँ से फ्लो करता है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में हम झेलम है उसको रीड भी करते हैं। रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के पास में है। इंडस, झेलम और चेनाब है जो पाकिस्तान के पास में है। पाकिस्तान को उनका वाटर का जो एक्सेस है वो दिया गया है, बट इनका जो फ्लोइंग है वो इंडिया के टेरिटरी के थ्रू ही पाकिस्तान को ये जाया करते हैं। आप देखिए कि झेलम के अंदर में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो गणेश फेस्टिवल है, उसके बाद में उनको रिवर के अंदर में उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में है ये बेसिकली, उसको यहाँ पे शो किया गया। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हम झेलम के बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी आप देखिए कि अभी हम रीड कर सकते हैं। इंडस है, झेलम है और चेनाब है, ये 3 नदियाँ किसको दी गई हैं, पाकिस्तान को यहाँ पे एक्सेस है। इंडिया इन नदियों के ऊपर जो रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट है कि रिवर का जो फ्लोइंग है उसको इम्पैक्ट ना हो, उन प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट है वो कर सकता है। जैसे झेलम का एक ट्राइब्यूटरी है, झेलम का लार्जेस्ट एक ट्राइब्यूटरी है, उसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा प्रोजेक्ट आपने उसका रन ऑफ द रिवर के बारे में आपने रीड किया होगा, उसका इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है,
वेरीनाग का एक एरिया है, कौन सा एक एरिया है? वेरीनाग का एरिया है। वेरीनाग कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज के अंदर में है। पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल रेंज वहाँ पे है। कौन सा रिवर इसका ट्राइब्यूटरी है? इसका जो ट्राइब्यूटरी है वो है किशन गंगा। किशन गंगा के नाम आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये और पता होना चाहिए कि झेलम खुद है वो एक ट्राइब्यूटरी है, किसका है? चेनाब का ये ट्राइब्यूटरी है। लास्ट में जाके चेनाब के अंदर ही इनको मिलना होता है। तो चेनाब का ट्राइब्यूटरी है झेलम अल्टीमेट यहाँ पे, और झेलम का लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है किशन गंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गणपति फेस्टिवल के बारे में, 1893 का वो समय है जब हमारे लोकमान्य तिलक हैं जो मेजरली गणपति फेस्टिवल उसको पॉपुलराइज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके थ्रू जो लोग हैं वो आया करते थे फेस्टिवल फेयर के अंदर में, और लोगों को वो अपने मैसेज को बताया करते थे कैसे कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट में हमें रेजिस्टेंस को कैरी आउट करना है, उनके अगेंस्ट में हमें स्ट्रगल है उसको कैरी आउट करना है। तो गणपति फेस्टिवल उनके द्वारा चलाया गया। फिर 3 इयर्स के लेटर फेज के अंदर शिवाजी फेस्टिवल है उसको वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि बिहार का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसके बारे में है। 33,000 के आसपास लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन है उसको फाइल किया है, उनके री इंक्लूजन है उसके बारे में वोटर लिस्ट के अंदर में। वोटर लिस्ट आप देखिए आर्टिकल 326 है उसके अंदर में इलेक्टोरल रोल के बारे में मेंशन हुआ करता है। इलेक्शन कमीशन जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उनको इलेक्टोरल रोल है वो प्रोवाइड भी करता है इलेक्शन के समय में, इलेक्शन का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में। तो ये इलेक्टोरल रोल SIR के पर्सपेक्टिव से था। SIR फर्स्ट टाइम क्या कंडक्ट हो रहा है, वोटर्स का वेरिफिकेशन फर्स्ट टाइम नहीं है, ऑलरेडी पहले भी ये कंडक्ट है वो होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्टोरल रोल को समय समय पे अपग्रेड किया जाए, समय समय पे वेरीफाई किया जाए कि वोटर्स वहाँ पे हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि IMD के बारे में है, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मोर देन 150 ईयर से ये जो डिपार्टमेंट है वो हमारे वेदर फोरकास्टिंग है उसको करता है। कॉलोनियल एरा के समय ही इसको सेटअप है वो कर दिया गया था, अभी इसके 150 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए थे। IMD है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है। इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। अब उनके द्वारा सितंबर के मंथ के रिगार्डिंग में कहा गया कि सितंबर के मंथ के समय एक तो मानसून का जो कंडीशन है अबाउ देन नॉर्मल रहेगा, स्पेशली हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे स्टूडेंट्स मानसून के समय में जो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा अनप्रेसिडेंट वेदर कंडीशन जो डेवलप होती हैं उसके बिहाइंड में क्या रीजन है? वेस्टर्न जो डिस्टरबेंस है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्टरबेंस ये होते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ एक लो प्रेशर जो सिस्टम है ओरिजिनेट करता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट करता है? लो प्रेशर सिस्टम वेस्ट जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से लो प्रेशर सिस्टम जो है ओरिजिनेट करता है मेडिटेरियन सी से, और मेडिटेरियन सी से इसका जो मूवमेंट है वो ईस्टर्न साइड के लिए रहेगा। तो आप देखिए कि ईस्टर्न साइड के लिए रहेगा तो ये पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पे जाएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पे जाएगा, और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके लिए फिर मूवमेंट होता है। काफ़ी बार आपने स्पेशली विंटर के समय में आपने रीड किया होगा कि विंटर के समय में जो बारिश होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसको मावट के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के अंदर में हरियाणा के अंदर में मावट उसको बोला करते हैं। तो मावट की वजह से आप देखिए कि रबी का जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। बट अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो ओरिजिनेशन है वो अगर हमारे मानसून समय के अंदर होता है तो वो इम्पैक्ट करता है हमारा रेनफॉल को, अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स को वो आप देखिए कि इंड्यूस करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसी वजह से जगह जगह के ऊपर में मिनी क्लाउड ब्रस्ट का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ इस विंटर के समय में, क्लाउड ब्रस्ट आप देखिए इस तरीके से नहीं होता है कि कोई बैलून है और बैलून के अंदर में वहाँ पे होल हुआ, कंप्लीटली जो वाटर है वो डैमेज हुआ। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में ज़्यादा बारिश का होना उसको क्लाउड ब्रस्ट के नाम से जानते हैं। कल जो द हिंदू का जो न्यूज़पेपर था उसी के अंदर में मेंशन था कि कैसे ग्रेविटी इस तरीके से नहीं है कि बैलून के थ्रू डायरेक्टली नीचे वहाँ पे बारिश और रिसीव रहेगा। टाइम पीरियड के अंदर में ओवर द टाइम वहाँ पे ज़्यादा बारिश होना किसी एरिया को, उसको क्लाउड ब्रस्ट है वो कहा करते हैं बादल का फटना। मिनी क्लाउड ब्रस्ट का सिचुएशन मेजरली रीजन है अनप्रेसिडेंट वेदर इवेंट्स के रिगार्डिंग में, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर में हो।
सितंबर के समय में मोर देन अबाउ का रेनफॉल भी प्रेडिक्ट किया गया है। आप देखिए कि इस समय हमारा जो सितंबर का जो मंथ है उसमें जो हमारा मानसून है वो विड्रोवल सिचुएशन में होता है। ओवर द ईयर्स ये ऑब्जर्व किया जाता है कि मानसून का जो एक्टिविटी है उसके अंदर में रिडक्शन हुआ करता है। कुछ कुछ अनप्रेसिडेंट ऐसा इवेंट हुआ, कहीं पे ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ जब आपको हायर रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा, बट मेजरली यहाँ पे मानसून का जो विड्रोवल है वो स्टार्ट होता है। और इसी विड्रोवल के दौरान में हम एक एरिया को रीड करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है हमारा। मानसून विंड्स जब विड्रोवल सिचुएशन में होती हैं, रिट्रीट करती हैं, तो आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल के अंदर में वो मॉइस्चर को गेन करेंगी, और मॉइस्चर को गेन करती हैं तो हमारा ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, स्पेशली जो कोरामंडल का एरिया है, वहाँ पे बारिश स्टार्ट होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय में। और नॉर्दर्न पार्ट में ड्राई रहेगा, बट यहाँ पे बताया गया है कि इंक्रीज है वो हो सकता है। तो ये आईएमडी के बारे में, वेदर प्रोसेस के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि वेदर इवेंट के ही बारे में है कि ओवर द ईयर्स हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है, स्पेशली जो सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन है जो इंडिया के सदर में सिचुएटेड है, मालदीव का एरिया हो, लक्षद्वीप का एरिया हो, वहाँ पे ओवर द ईयर्स जो सी का जो राइज है वो स्टार्ट हुआ है। अब आप देखिए कि सी का अगर राइज स्टार्ट होता है तो कैसे वो इम्पैक्ट करेगा। स्पेशली स्टूडेंट्स जो इम्पैक्ट करता है कोरल्स को भी वो इम्पैक्ट करता है। कोरल को आप देखिए कि सनलाइट है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। अब वो सनलाइट अगर यहाँ पे हाइट इंक्रीज होगा, ओवर द ईयर्स उनका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, तो लेस सनलाइट है वो डाउन साइड के लिए पहुँचेगा, लेस सनलाइट है वो पेनिट्रेट को कैरी आउट करेगा, उसकी वजह से कोरल ब्लीच है वो भी हो सकता है। कोस्टल इरोजन होना, कोस्टल में रहने वाली जो कम्युनिटी है उनका माइग्रेशन होना, ये कुछ यहाँ पे इसके इम्पैक्ट बताए गए हैं। ओवर द ईयर्स ये जो सी लेवल राइज होने लगा है, ये ऑब्जर्वेशन के अंदर में जो सामने है वो यहाँ पे आया है। अब देखिए कि ग्लोबल लेवल के ऊपर भी जो सी लेवल राइज का सिचुएशन है, बट वहाँ पे कुछ जो माइक्रोमीटर्स हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ पे जो लेंथ है वो लिटिल बिट हायर है उनके कंपेरिजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोलकाता के बारे में है। आप देखिए कि कोलकाता के अंदर में स्पेशली जो अर्बन एरियाज के अंदर में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हुआ करती हैं उसी के बारे में मेंशन किया गया कि रिसेंटली एक मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया था। वैसे इंडिया के अंदर में फर्स्ट टाइम जो मेट्रो है वो कोलकाता में ही स्टार्ट हुआ था, बट अदर सेक्शन ऑफ कलकत्ता जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगा उसमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और उसकी वजह से लोगों का जो कम्यूट है वो काफ़ी इजीली वे के अंदर में चेंज है वो हुआ है, कनेक्टिविटी उनका बूस्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स अर्बन एरिया के अंदर में तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी एक्सेसिबल होना चाहिए, जिससे लोग कम से कम अपना व्हीकल है उसको यूज कर सकें। काफ़ी एक्सेसिबल रहेगा तो आप देखिए कि व्हीकुलर जो एमिशन है उसको भी ये रिड्यूस करने के अंदर में हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा, और हमारा जो एमिशन अचीवमेंट का जो टारगेट है जो रिड्यूस करना है हमको, उसमें भी जो बेनिफिट है वो रहेगा। दिल्ली मेट्रो है वो क्लीन, आप देखिए कि क्लीन एनर्जी का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल के रूप से हम उसको कंसिडर किया करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और जापान के बारे में है। इंडिया और जापान के बारे में ये है कि अभी चाइना के विजिट के लिए जाने से पहले इंडियन जो पीएम हैं वो जापान के विजिट के लिए गए। जापान के साथ में ये जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी का सिचुएशन है, जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है यूएस के टैरिफ इंक्रीज करने की वजह से, या मैक्सिमम कंट्रीज के अगेंस्ट में टैरिफ को उनके द्वारा जो इम्पोज किया गया है, तो स्टूडेंट्स इस ग्लोबल अनसर्टिनिटी इकोनॉमिक सिचुएशन को हम कैसे डील करें, तो बोथ कंट्रीज का जो रिलेशन है वो इसका एग्जाम्पल है। बोथ कंट्रीज ने आप देखिए कि अभी तक जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है वो 2025 का हुआ करता था। अभी हमने जो विजन डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिलीज किया गया है 2035 तक, कि आने वाले 10 ईयर के अंदर में कैसे दोनों नेशन हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे। जिसमें जापानीज जो कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है वो किया करते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने के बारे में भी कहा गया कि आने वाले समय के अंदर में 68 जो बिलियन डॉलर हैं, 68 बिलियन यूएस डॉलर हैं, उतना इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर में अपना कैरी आउट है वो उनके द्वारा किया जाएगा। इस नया जो विजन डॉक्यूमेंट है 2035 का, इसको नेक्स्ट जनरेशन फोकस के रूप से रखा गया है कि कैसे हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके फोकस को, नेक्स्ट जनरेशन का जो फोकस है उसको हम यहाँ पे कैरी आउट है वो करेंगे। फिर आप देखिए कि हमारे जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करवाया गया। इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर में हमारा एरिया ऑफ कोऑपरेशन रहेगा,
सिक्योरिटी के सेक्शन के अंदर में जो कोऑपरेशन का एरिया है वो रहेगा, चाहे वो मोबिलिटी हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, मोबिलिटी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि बुलेट ट्रेन है जिसमें वो अपना जो असिस्टेंस है, सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसमें भी हमारा एक दूसरे के साथ में सपोर्ट रहेगा। सेमीकंडक्टर का जो प्रोड्यूसिंग जो वहाँ पे प्लांट है उसमें भी इंडियन पीएम का विजिट था। तो इंडियन पीएम का विजिट है मीन्स कि इंडिया को भी सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर में अपना नया डोमेन है उसमें इमर्ज होना है, तो उसके रिगार्डिंग में जो सपोर्ट एंड असिस्टेंस वहाँ से हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखिए कि 2018 के समय में हमारा एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट को भी अपग्रेड है वो किया गया। एक तो विजन डॉक्यूमेंट अपग्रेड हुआ है, 2008 का जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट था उसको भी अपग्रेड है वो किया गया है। सिक्योरिटी का जो एग्रीमेंट है उसको भी यहाँ पे अपग्रेड है वो कर लिया गया है। नए एरिया ऑफ कोऑपरेशन एग्जिस्टेंस में आए हैं। बोथ जो कंट्री हैं वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म का बात करते हैं, चाहे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, बोथ कंट्रीज उसके पार्ट हैं। उसके अगेंस्ट में एक क्लब है G4 क्लब के दोनों पार्ट हैं। एशियन कंट्रीज का इस तरीके से जो कनेक्टिविटी होना, जो जापान का जो लोकेशन है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर में है, तो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक का जो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी एक मेजर प्लेयर के रूप से वर्क करना, आने वाले समय में जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है उसके रिगार्डिंग में एक सॉल्यूशन है। ये रिलेशन के एक सॉल्यूशन या वन काइंड ऑफ स्टेबल रिलेशन के रूप से दोनों कंट्रीज हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, होमवर्क है आपके लिए, G4 के कौन कौन से अदर कंट्री हैं, इंडिया और जापान के अलावा कौन कौन से 2 और कंट्री हैं जो इस G4 ग्रुप का पार्ट हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ यहाँ पे वुमेन जो साइंटिस्ट हैं या वुमेन जो रिसर्चर्स हैं उनको बेसिकली आप देखिए कि जो उनको एक प्रोजेक्ट के अंदर में ऐड किया गया था, बायो केयर वो प्रोग्राम है। बायो केयर प्रोग्राम के अंदर में उनको ऐड किया गया, बायो केयर प्रोग्राम। 75 वो वुमेन रिसर्चर हैं। अब यहाँ पे सामने ये आया है कि उनको जो सैंक्शन लेटर है वो रिसीव नहीं हुआ, सैलरी उनको रिसीव नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पे जो फंड का जो अलोकेशन है उसमें डिले है वो नहीं होना चाहिए। डिले इस वजह से नहीं होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो सेक्टर है जो कंट्री के डेवलपमेंट में एक मेजरली रोल प्ले करता है, और स्पेशली अगर वुमेन वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वैसे ही उनका काफ़ी कम प्रेजेंस है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर में, और इस तरीके से डिले होगा। उनको जो एनकरेज करने के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव है उनको आप देखिए कि वन काइंड ऑफ डिस्करेज उनको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली वुमेन साइंटिस्ट के बारे में था। काफ़ी सारा अनसर्टिनिटी है, काफ़ी सारा जो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसमें हमारा जो, अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इसको कंपेयर करें तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो फंडिंग है वो काफ़ी कम है। रिसर्च एरियाज़ में हमको फंडिंग भी करना है, अपग्रेडेड रिसर्च हमको कैरी आउट करना है। जो साइंटिफिक जो मैगजीन्स हुआ करती हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि साइंटिफिक सेक्टर में हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप हो सकें, और तो फंडिंग भी प्रॉपर टाइम के अंदर में होना चाहिए। इंडिया के फेडरल डिजाइन के बारे में है, फेडरल प्रोसेस के बारे में है कि आप देखिए कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ से एक डिमांड उठता है कि स्टेटहुड है उसको रिस्टोर है वो किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर है वो किया जाए। हमारे यहाँ पे स्टेटहुड के रिगार्डिंग में जो प्रोसेस है वो 3 एरियाज़ के अंदर में डिपेंड किया करता है कि हम एडमिशन का जो प्रोसेस है कि किसी अदर पार्ट ऑफ एरिया को हम इंडियन जो टेरिटरी है उसके अंदर में एडमिट करें। एडमिशन के अलावा आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में है कि हम एक नया स्टेट है उसको इस्टेब्लिश करें जो हमारे कैप्चर के अंदर में है। या स्टूडेंट्स इंटरनल बेसिस के ऊपर जो हम फॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, फॉर्मेशन जो हमने नए स्टेट्स हैं वो बनाए हैं। 1956 के समय जो 14 स्टेट हुआ करते थे, जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट नहीं किया गया था, जब उस समय आप देखिए कि जब स्टेट था जब 29 थे, अब 28 स्टेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके बारे में है कि डिफरेंट वे के थ्रू हम बना सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को जब इनिशियली पार्ट में इंडिया में इंक्लूड किया गया था तो एडमिशन के थ्रू इंक्लूड किया गया, बाद में उसके अंदर में जो चेंजेस किए गए इंटरनेशनल लॉज के रिगार्डिंग में वो बाइंडिंग हुआ करता है वो प्रोसेस कि कोई ऐसा टेरिटरी है जिनका खुद का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है तो उनको फिर से किसी टेरिटरी में इंक्लूड करना हो तो एडमिशन प्रोसेस का वो पार्ट है।
इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ऐसे एरिया जो हमने कैप्चर किए हों, गोवा है, सिक्किम है, वो इसके एग्जाम्पल हैं। सिक्किम के तो लोगों का खुद का डिमांड था कि हमको फुल फ्लेज स्टेटस वुड है वो चाहिए। पहले उसको एसोसिएट स्टेट के रूप से हमने ऐड किया था आर्टिकल 2A के थ्रू और 10 शेड्यूल के थ्रू। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जब वो लोग डिमांड करते हैं तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने उन दोनों प्रोविजंस को रिमूव करते हुए सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेटस है वो दिया गया था। फॉर्मेशन हम कैरी आउट करते ही हैं, समय समय पे हमने किए हैं, स्टेट्स बनाए हैं। तेलंगाना बनाया गया था रिसेंटली, उससे पहले आप देखिए कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड है, उनको बनाया गया था। उसके भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट के पास में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे वो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। वहाँ पे कल्चरल जो थिंग है उसको भी कंसिडर है वो करना होता है। क्या हमारा कोई ऐसा कमेटी था जिसने वन लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर में स्टेट बनाने के बारे में कहा हो? आप देखिए कि तीनों जो कमेटी बना था, चाहे वो एसके धर कमेटी हो, चाहे वो जेवीपी कमेटी हो जो कांग्रेस का कमेटी था, गवर्नमेंट का कमेटी नहीं था, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का कमेटी था, वही उस समय डोमिनेट किया करती थी। और चाहे एसके धर नाम का कमेटी हो, तीनों कमेटीज ने वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट है वो किया था। उन्होंने कहा था लैंग्वेज क्राइटेरिया हो सकता है, बट एक लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप स्टेट बनाओगे तो हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, डाइवर्सिटी है कंट्री के अंदर में, तो कैसे हम इतने स्टेट्स को कर सकते हैं? बाल्कनाइजेशन हो जाएगा कंट्री का। यहाँ पे फेडरल प्रोसेस क्या है हमारे यहाँ पे? फेडरल प्रोसेस क्या है? फेडरल प्रोसेस ये है कि आर्टिकल जो 1 है वो बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरल वर्ड हमने नहीं यूज किया है। फेडरलिज्म दो टाइप के हुआ करते हैं, एक तो आप देखिए कि होल्डिंग काइंड ऑफ फेडरलिज्म है, एक कमिंग टुगेदर का यहाँ पे फेडरलिज्म है। कमिंग टुगेदर मतलब कि काफ़ी सारी जो टेरिटरी हैं, जैसे यूएस में जो 13 कॉलोनी हैं वो मर्ज होके एक साथ बनती हैं और एक कंट्री वहाँ पे सेटअप होता है। हमारे यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर का है कि इसमें से जो इंटरनल पार्ट है वो बाहर नहीं निकल सकता है, कंप्लीट जो यूनिटी है उसी को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको स्टेट्स का जो नाम है वो दिया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डॉल्फिन का एक लार्जेस्ट स्पीसीज के बारे में है, ओरकाज के नाम से उनको जानते हैं। ओरकाज के अंदर में आप देखिए कि वो अपना जो प्रे है उसको ह्यूमंस को ऑफर करती हैं, फ्रेश प्रे को, अगर वो डाउन साइड के अंदर में कोई ह्यूमंस वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो ऑफरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, इसको बताया गया है रिसर्चर्स के द्वारा कि जो जेनाइल जो ओरकाज हैं वो उनके द्वारा ये किया जाता है। हो सकता है कि उनके द्वारा कोई प्लेइंग यहाँ पे टेक्निक हो तो उसका यहाँ पे मेंशन है। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो सकता है, ओरकाज क्या हुआ करते हैं? ओरकाज आप देखिए कि किलर काइंड ऑफ वेल्स ये होती हैं जो प्रो सोशली जिनको हम कहा करते हैं। रेयरली ह्यूमन बींग्स के साथ में भी उनका इंटरेक्शन वैसे रेयरली है, बट यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज के अंदर में कि उनका कोई फ्रेश प्रे है तो उसको वो किल करने के बाद में काफ़ी बार ह्यूमंस अगर प्रेजेंस है वहाँ पे तो उसको ऑफर है वो किया करती हैं। तो वन काइंड ऑफ उनका हो सकता है कोई प्लेइंग टेक्निक हो यहाँ पे। मैक्सिमम आपको ये पता होना चाहिए कि वेल का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज है डॉल्फिन का, और ये इस तरीके से जो एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे साइबर फ्रॉड के बारे में है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में जो साइबर फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एपीके नाम का फाइल्स आपने देखा होगा। एपीके फाइल्स क्या हुआ करती हैं, एंड्रॉयड पैकेज ये किट होती है, इसके थ्रू कोई आपको लिंक भेजा जाएगा, कोई आपको ऐसे ऐप्स हैं वो सेंड किए जाएंगे और उसके थ्रू आप देखिए कि आपका जो फ़ोन है वो हैक होता है, उसके काफ़ी सारे मैसेज जो अदर फ़ोन नंबर हैं उसके ऊपर में रिसीव होंगे। आपका जो बैंक से जो आपका जो पेमेंट है, जो आपका मनी है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज भी इमर्ज हुए हैं जहाँ पे ये प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। आपके बैंक से जिस बैंक को मनी जो ट्रांसफ़र हुआ, काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है कि वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बैंकिंग अकाउंट है वो ही क्लोन सिचुएशन में है, किसी ऐसे पर्सन का है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और कोई अदर पर्सन उसको ऑपरेट है वो किया करता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। समय के साथ में आपको अवेयर रहने का ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कोई यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड जो लिंक है उसको ओपन है वो नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा यहाँ पे जो आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। जामतारा एक इसका एग्जांपल है। मेवात का एक रीजन है, मेवात के अंदर तो अब वहाँ पे
कंट्रोल है वो किया गया है। मेवात जो राजस्थान हरियाणा के अंदर में सिचुएटेड है, और कुछ कुछ और भी एरियाज हैं जहाँ पे इसके केसेज हैं वो इमर्ज होने लगे हैं। एक ट्राइबल लीडर हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि आप देखिए कि आसाम एंड मणिपुर के वहाँ पे रहा करती है। ट्राइबल कम्युनिटी का जो नाम है वो क्या है? ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है थोडोज, उसका नाम है थोडोज उसका नाम है। आप देखिए कि कुकी की जो कम्युनिटी है, कुकी जो ग्रुप है वो अपने अंडर में इनको बेसिकली अपने अंडर में इनको रखना चाहता है, अपने अंडर में ही क्लब करना चाहता है। इन्होंने अपनी जो खुद का आइडेंटिटी है उसको प्रमोट किया है, उसी वजह से उनके एक लीडर हैं उनको असैसिनेट है वो कर दिया गया है। रमन मैग्सेसे अवार्ड है, रमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? फिलीपाइंस का जो जो फिलीपाइंस है जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सिचुएटेड है, तो फिलीपाइंस का जो गवर्नमेंट है वो ये अवार्ड को दिया करती है। 1958 के समय इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। अभी आप देखिए कि हमारा एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, फाउंडेशन फॉर एजुकेट गर्ल्स हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पास आउट है उनके द्वारा ये चलाया जाता है। राजस्थान के अंदर में मेजरली ऑपरेट किया करता है। गर्ल्स को एजुकेट करना है, गर्ल्स को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप देखिए कि गोल नंबर 4 है गवर्नमेंट के पास में कि क्वालिटी एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है। इनका भी टारगेट यही था कि जो जेंडर गैप है एजुकेशन के अंदर में उसको ये प्रमोट कर सके। उनकी इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड है जो फिलीपाइंस का गवर्नमेंट दिया करती है। 1958 के समय स्टार्ट किया गया था उनके एक लीडर का मेमोरी के अंदर में, तो उसी की उनको ये अनाउंस है वो हुआ है। दो और एक्टिविस्ट हैं, एक तो फिलीपाइंस के ही हैं और एक मालदीव के हैं, जिनको भी ये इनके साथ में दिया गया है। इंडियन पोस्ट ने सभी अपने ऑपरेशंस को होल्ड पे रखा है, रोक दिया गया है यूएस का क्लियरिटी ना होने की वजह से कि किस तरीके से उनके ऊपर में मेल्स के ऊपर में जो चार्जेज उनके द्वारा किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं इमिग्रेंट्स, उनके अगेंस्ट में एक रैली हुआ जिसको कि वहाँ का पॉलिटिकल अथॉरिटी है उन्होंने भी कंडेम किया है। बाहर का आप देखिए कि बेसिकली इंडियन पॉपुलेशन को टारगेट करने का एक कोशिश किया गया है। इंडियंस का प्रेजेंस हर एक कंट्री के अंदर में है, तो उनको टारगेट करने का कोशिश किया गया है इमिग्रेंट्स को रोकने के। एक रैली है उसको निकाल के। मन की बात प्रोग्राम जो पीएम सर कैरी आउट करते हैं, उन्होंने वोकल फॉर लोकल को कहा है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर में जो क्लाउड का जो एक्टिविटी हुआ है, जो भारी बारिश का एक्टिविटी हुआ है, उसको रोकने के लिए उनके अगेंस्ट में भी कहा गया। इनके द्वारा ये कहा गया कि हमें जो आने वाला समय जो फेस्टिवल का जो सीजन है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे आप देखिए कि दीपावली हो, इस समय के अंदर में हमें जो हमारा लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है, लोकल फॉर वोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे जो प्रमोट है वो कर सकेंगे। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो लोगों का कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं, पुलवामा के अंदर में एक मैच ऑर्गेनाइज हुआ, डे एंड नाइट मैच, वो वहाँ पे लोगों का इंगेजमेंट को कैरी आउट करेगा। डल लेक के अंदर में जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो वहाँ पे कैरी आउट हुए हैं। हमारा ओलंपिक के अंदर में जो वाटर स्पोर्ट्स में एस्पिरेशन है उसको भी ये बूस्ट है वो करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि नागालैंड का जो असेंबली है उनका एक मीटिंग होगा। नागालैंड भी आप देखिए कि जब स्टेटहुड बनता है तो एक मूवमेंट चलता है, ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट। डॉक्टर फीजो उस मूवमेंट को लीड करते हैं और नागालैंड का क्रिएशन होता है 1963 के समय। पहला स्टेट बनता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जिसमें हमारा आसाम का एरिया हुआ करता था। फिर आप देखिए कि इसको फुल फ्लैज स्टेटस दिया जाता है और बाकी स्टेट्स लेटर फेज के अंदर में क्रिएट होते हैं 1971-72 के समय में। बाकी स्टेट्स कब क्रिएट हुए थे, जिसमें आप देखिए कि मेघालय है, मणिपुर है, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम है। तो 1972-73 के समय एग्जिस्टेंस में आते हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर जो फार ईस्ट के अंदर में नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो आप देखिए कि यूटी बना दिए गए थे जब इनको स्टेट बनाया गया, बाद में उनको फुल फ्लेज स्टेटस है वो दिया गया था गोवा के साथ में 1987 में। और जो हमारा सिक्किम है वो आप देखिए कि 35 एंड 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड होता है। तो ये यहाँ पे जो 6 स्टेट्स हैं, एक आसाम है, आसाम जो आप देखिए कि ऑलरेडी स्टेट के रूप से एग्जिस्टेंस में हुआ करता था। नागालैंड का असेंबली का मीटिंग होने वाला है। डेविल का जो प्रैक्टिस है, जो वहाँ पे शैतान का जो डेविल का जो वर्शिप किया जाता है उसको प्रोहिबिट करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो बार्सिलोना का एरिया है, बार्सिलोना कहाँ है, स्पेन के अंदर में। स्पेन के अंदर में आप देखिए कि बार्सिलोना है। बार्सिलोना से गाजा के लिए
बार्सिलोना से गजा के लिए एक जो शिप है उसको भेजा गया है, जिसमें कुछ एक्टिविस्ट भी हैं। ग्रेटा थनबर्ग उस एक्टिविस्ट उसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, गाजा को क्या डायरेक्ट एक्सेस है? क्या डायरेक्ट एक्सेस है? सी का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बट यहाँ पे एक एड है उसको भेजा गया है, जो आप देखिए कि गजा के अंदर में वॉर को स्टॉप करने के रिगार्डिंग में है। हुती जो ग्रुप है वो कहाँ पे है? यमन के अंदर में है। उनके द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, यूएन का जो यूनिसेफ का जो एजेंसी है, उनके ऊपर रेड किया गया है कि आपके लोगों के द्वारा कोई वहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक किया गया होगा। तो उनके ऊपर आप देखिए कि रेड हुआ है यमन के अंदर में, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ का जो एजेंसी सिचुएटेड है। सूडान कंटिन्यूस वायलेंस है, कंटिन्यूस लोगों का डेथ हुआ है। रेड सी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ कंट्रीज आप देखिए कि कुछ पावर्स अपना रोल प्ले करते हैं। सूडान के अंदर में ऐसा गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिससे कि रेड सी के ऊपर अपना कंट्रोल है वो रख सकें। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के बारे में है। फ्रांस ने कंडेम किया है कि ग्रीनलैंड को किसी भी कंट्री के द्वारा इंटरवेन ना किया जाए। अभी यूएस एजेंसी के लोगों का प्रेजेंस था वहाँ पे, वो ग्रीनलैंड को अपने अंडर में कंट्रोल में लाने का बात करते हैं। इंडोनेशिया ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके जो पर्क्स हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस है वो किया है, उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि गजा स्ट्रिप के बारे में है, कंटिन्यूस वहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं, कंटिन्यूस वहाँ पे वायलेंस है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और होमवर्क को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना।